Welcome to presentation on Mirai Asset NYSE FANG Plus ETF and FOF. The exchange traded fund or FOF fund of fund NFO which started from 19 अप्रैल और क्लोज ऑन 30 अप्रैल। तो इसके बारे में जानकारी करते हैं फंड हाउस के बारे में और इस पर्टिकुलर इशू के बारे में और उसके क्या क्या प्रोस कॉन्स हैं और इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या करना चाहिए तो उसके पहले और क्या क्या आपको देखना है और क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. तो जो लोग म्यूचुअल फंड के लिए नए हैं उनके लिए ये थोड़ा बेसिक जानकारी हम इसमें शेयर कर रहे हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है कि ट्रस्ट होता है जो पूल करता है इन्वेस्टर का पैसा और फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है और किसमें इन्वेस्ट करके सिक्योरिटीज में इक्विटी हो सकती है, बॉन्ड हो सकती है, डिबेंचर हो सकती है और जो है रिटर्न जनरेट होता है वो वापस जो इन्वेस्टर को पास ऑन हो जाता है। और इस फंड मैनेजमेंट के लिए वो जो है फंड उसकी जो कंपनी है फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो उसको फीस चार्ज करती है जो एनएवी में रिफ्लेक्ट होती है। दिस इज द प्रोसेस। और इससे क्या बेनिफिट मिलता है इन्वेस्टर को वो आप देखेंगे कि जो इससे आपको फायदा मिलता है डाइवर्सिफिकेशन का, क्योंकि आप कम निवेश से 5,000 रुपया या एसआईपी में 500 रुपया लगा के किसी भी बड़े से बड़े प्राइस वाले स्टॉक में निवेश कर पाते हैं। और प्रोफेशनल मैनेजमेंट का आपको फायदा मिलता है, जैसे कि एक फंड मैनेजर होगा प्रोफेशनली क्वालिफाइड होगा और वो मतलब वो आपका फंड को पैसे को मैनेज करेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जिस कंपनी में निवेश आपने अगर इंडिविजुअल किया है तो आपको चिंता करने की जरूरत होती है कि उस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, प्राइस कैसा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए, खरीदना है, बेचना, ऐड करना है या रिड्यूस करना है, कब प्रॉफिट बुक करना, वो सब करने की आपको इसमें आवश्यकता नहीं होती है। प्रोफेशनल मैनेजर आपके लिए करता है और एक मामूली सी फीस उसके लिए चार्ज होती है। एंट्री लेवल, लोअर एंट्री लेवल का इसका मतलब ये है कि जैसे मान लिया कोई शेयर आप खरीदना चाहते हैं और उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, कुछ कुछ शेयर ट्रेड करते हैं 10,000 25,000 इस तरह के प्राइस में, बट म्यूचुअल फंड में आप अगर एसआईपी से निवेश कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपये से भी निवेश कर सकते हैं। तो 500 रुपया भी अगर किसी के पास है तो एसआईपी में निवेश कर सकता है, तो मतलब 6,000 रुपये होने से 500 रुपए की एसआईपी या फिर 5,000 रुपए से निवेश मोस्ट ऑफ द फंड में जो 5,000 रुपए का लिमिट दिया गया। एक और दूसरा क्या है, इकोनॉमी ऑफ स्केल में का इनको फायदा मिलता है। जैसे क्या है, इनका बड़ा परचेज करते हैं, कई बार क्या होता है कि कंपनी के बारे में जानकारी लेने के लिए लोग खुद ही कंपनी के पास चले जाते हैं और उसकी पूरी बेसिक मैनेजमेंट से और फैक्ट्री में क्या है क्या नहीं है, क्या मार्केट है, पूरा फ्यूचर प्लान क्या है उसके बारे में पूरा जो है, क्योंकि उनके पास स्केल है उनके लिए वो इंटरेस्ट लेते हैं कंपनी के मालिक और सब मैनेजमेंट वो उनको वो जानकारी शेयर भी करते हैं। इंडिविजुअल आपको पास वो सुविधा नहीं होगी। और एक जो बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है वो होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है कि जैसे बाजार में अगर कोई शेयर आप खरीदना चाहते हैं और उसमें सर्किट लगा हुआ है तो आप नहीं खरीद सकते, और आप बेचना चाहते हो सर्किट लगा हो तो नहीं बेच सकते। तो इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम आती है। और दूसरा क्या है कि जब आपको इक्विटी में निवेश करना तो आपको डीमेट अकाउंट होना आवश्यक है, जो कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए डीमेट अकाउंट होना आवश्यक नहीं है। और इनके अलावा एक सबसे बड़ा जो छठा जो है, इसमें एक्चुअली 5 नजर आ रहे हैं, 5 में ऊपर 6 लिखा हो तो छठा जो है वो टैक्स एफिशिएंसी है। म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हैं वो टैक्स एफिशिएंट होता है, इवन आफ्टर इट इज बिकमिंग टैक्सेबल। इक्विटी पे भी टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल अगेंस्ट टैक्स लग गया और डाइवर्स डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स लग गया, उसके बावजूद भी जो है म्यूचुअल फंड का निवेश आपके लिए टैक्स एफिशिएंट। उसको बताते किस तरह से है उसका ये है कि जैसे आपने 10 साल के लिए निवेश किया और अगर मान लिया आपने किसी कंपनी में निवेश किया और आपको लगता है कि 2 साल बाद जो कंपनी का परफॉर्मेंस जो है जितना आपको उम्मीद था उतना वो शेयर प्राइस अप्रिसिएशन हो गया और आपको उसमें से निकलना है और फिर दूसरी किसी कंपनी को ढूंढना निवेश करने के लिए, तो जब आप उस शेयर में प्राइस में प्रॉफिट बुक करेंगे तो उसमें आपका टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। तो टैक्स लायबिलिटी जो भी आएगा, अगर वो निवेश आपका 1 साल से कम का है तो आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस आएगा उसमें, और 1 साल से ज़्यादा का है तो इक्विटी में है तो वो आएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस आएगा। और उसी प्रकार से डेट में 3 साल का जो पीरियड होता है तो उसमें जो भी आपका एप्रिसिएशन हुआ उसका कुछ हिस्सा जो है टैक्स में चला जाएगा।
लेकिन जब आप फंड में निवेश करते हैं तो फंड मैनेजर खरीदता बेचता रहेगा, उस पर ऊपर टैक्स इंसिडेंस नहीं होता। जब आप 10 साल या 15 साल के लिए पैसा निवेश करते हैं तो आपका पूरा का पूरा पैसा जो है अप्रिसिएट होता रहेगा, उसमें जो है जो टैक्स का जो कंपोनेंट है वो घटेगा नहीं। जैसे 100 का 110 रुपया हुआ आपका, वो तो 110 रुपये पे आपने बेच दिया तो उसका 10 रुपये में से 1 रुपया आपका टैक्स में चला गया, तो आपको 109 रुपया बचता है। तो अगले आप 110 का अगर 10% बढ़ेंगे तो 11 नहीं बढ़ेगा, 109 का आपका 10% बढ़ेगा। इस तरीके से आप सोच सकते हैं इसको कि टैक्स एफिशिएंट होता है म्यूचुअल फंड का निवेश। और जब म्यूचुअल फंड की शुरुआत होने के बाद डेवलप हो गया, बहुत बड़ा मशरूमिंग इंडस्ट्री ऐसा हो गया, नई नई रोज स्कीम आती थी, तो सबको बहुत मुश्किल हो गया था कि कैसे इनको हम समझे कि जिस स्कीम में पैसा लगा रहे हैं उसमें असलियत में पैसा आपका कहाँ लगेगा, कैसे परफॉर्म करेगा, क्या करेगा। तो बहुत तरह की पहले स्कीम होती थी, स्मॉल एंड मिड एंड स्मॉल और ये सब बला बला करके। तो सेबी ने क्या किया, 6 अक्टूबर 2017 को एक कैटेगराइजेशन के ऊपर सर्कुलर जारी किया, जिसके हिसाब से 5 मोटा मोटा म्यूचुअल फंड को, सभी म्यूचुअल फंड को मोटा मोटा 5 कैटेगरी के अंदर बांट दिया गया है। उसमें 5 कैटेगरी क्या है, इक्विटी है, डेट है, हाइब्रिड है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड है और अदर्स स्कीम है। और इनके अंदर फिर सब कैटेगरी है। इक्विटी के अंदर 10 कैटेगरी होती थी और डेट के अंदर 16 कैटेगरी होती थी, हाइब्रिड के अंदर 6 कैटेगरी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड के अंदर 2 और अदर्स स्कीम के अंदर 2 कैटेगरी। इस प्रकार से जो है ये कैटेगराइजेशन हो गया। अब ये कैटेगराइजेशन होने के बाद क्या होता है कि जो एक सबसे पहला एक सब कैटेगरी इक्विटी में था मल्टी कैप। मल्टी कैप में क्या था, एक सब कैटेगरी जो जो रिक्वायरमेंट था फंड हाउस का, आल्दो फंड हाउस को मैंडेट है कि वो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप तीनों में निवेश करेगा, लेकिन उसको उस तरह का अलग अलग से कोई सब लिमिट उसमें फिक्स नहीं किया हुआ था। खाली रिक्वायरमेंट एक ही था कि 65% से ज्यादा जो है उसका इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में निवेश होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, ये इसका लूप होल समझिए कि आपने जैसे निवेश किया मल्टी कैप में मगर आपका पैसा लग जाता था लार्ज कैप में। ऐसे भी फंड देखने में को मिले हैं कि जिनमें मल्टी कैप में आपने निवेश किया और लार्ज कैप से भी ज्यादा, लार्ज कैप में रिक्वायरमेंट है कि 80% जो है लार्ज कैप में निवेश होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे फंड मिले मल्टी कैप कैटेगरी में फंड मिले जिनका 80% से ज्यादा पैसा जो है लार्ज कैप में लगा हुआ है। तो दे आर मिस उसमें क्या बोलिएगा। तो फिर सेबी ने जो है इनका सब लिमिट फिक्स कर दिया कि आपको मिड कैप में 25%, लार्ज कैप में 25% और स्मॉल कैप में 25% मिनिमम निवेश करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारी जो स्कीम है वो उसके दायरे में आई नहीं, तो उन्होंने क्या किया फिर सेबी को रिप्रेजेंट किया। सेबी ने उनको एक रास्ता दिखाया, 6 नवंबर को दूसरा सर्कुलर जारी किया जिसमें जो बोला गया कि आप जो है पहले उनको 31 जनवरी 2021 तक का टाइम दिया था कि वो जो सब कैटेगरी के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो को एडजस्ट कर लें। तो कुछ परेशानी थी लोगों को, ऐसा लग रहा था कि सब स्मॉल कैप कैटेगरी में उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है जितना पैसा मल्टी कैप फंड के अंदर था। तो एक नया कैटेगरी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का उस समय जो है ये जारी हुआ 6 नवंबर को। और उसके सर्कुलर के आने के बाद अभी जो हम 31 मार्च की जो पोजीशन देखते हैं, 25 जो मल्टी कैप फंड थे वो फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट हो गए और बाकी जो 10 बचे हुए हैं वो अभी भी मल्टी कैप में है। अभी नया एक लॉन्च हुआ बिरला का, जिसके बारे में हमने वीडियो भी अभी अपलोड किया है। तो फंड हाउस को मोस्ट ऑफ द कैटेगरी में एक ही फंड लॉन्च करने की इजाजत है, लेकिन कुछ कैटेगरी है सिर्फ चुनी हुई कैटेगरी जिनमें एक से ज्यादा फंड वो लॉन्च कर सकते हैं। और ये कैटेगरी जो ये फंड अभी आप चर्चा कर रहे हैं ये एक उसी कैटेगरी में आता है जो अदर स्कीम में ईटीएफ या एफओएफ। तो इनके दोनों फंड, दो फंड एक्चुअली लॉन्च है, एनएफओ है, एक ईटीएफ है और एक एफओएफ है। तो इनका डेफिनेशन है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अंडरलाइंग फंड जो है ये होता है 95% ऑफ असेट। वो ईटीएफ के लिए भी वही है, 95% ऑफ असेट में होना है और उसको आइडेंटिफाई उसको करके बताना है। तो बेसिकली मिरई असेट एनवाईएसई फैंग प्लस ये चीज क्या है, फैंग प्लस का तो मतलब है अपॉर्चुनिटी टू टेक फोकस एक्सपोजर इन ग्लोबल इनोवेशन लीडर्स। तो फैंग बेसिकली तो है एक था फेसबुक और ये अल्फाबेट और नेटफ्लिक्स, गूगल वगैरह ये कंपनियों के बारे में एक एक्रोनिम ये जो है दिया गया, उसमें एक डबल ए में भी होता है, उसमें अमेजन और अल्फाबेट भी ये होती थी। तो इसके बारे में जो है आपको इन कंपनियों के बारे में जानकारी यहाँ पे वही
दिया हुआ है बहुत, उसका डिटेल में हम जाएंगे नहीं। बेसिकली पर्पज ये है कि अगर आप हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के मार्केट से आप डाइवर्सिफाई करके फॉरेन मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो उस तरह के अगर आपकी चाहत है तो उसके लिए ये फंड NYSE फैंग प्लस है। और ये जो है जो कंपनियां हैं, इसमें 20 कंपनियों के नाम दिए हुए हैं। लिस्ट ऑफ टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव कंपनी जो है उनके नाम 20 के दिए हुए हैं यहाँ पे। और उनमें जो है 7 आउट ऑफ 10 फॉर्मिंग पार्ट ऑफ NYSE फैंग प्लस इंडेक्स मेड इट टू द लिस्ट ऑफ टॉप 50। इस तरह का है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और उनमें खास बात ये रहती है कि उनमें R&D एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है और नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीजें जो है वो अपना लाती है, जिससे बहुत ज्यादा ग्रोथ बहुत अच्छा वैल्यूएशन उनको मिला है पिछले कुछ समय में। तो और फोकस टू कीप एन आई ऑन एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ऐसा ये लोग मानते हैं कि वो लोग ऐसा करते हैं जिससे उनको लगातार जो अच्छा वैल्यूएशन, प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता रहा। तो डिसरप्शन हुए, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हुए हैं। और उसके अलावा जो आपको देखिए इनोवेटर से, ओरिजिनल इनोवेटर क्या थे, इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप और ऑपरेटिंग सिस्टम तो होता था पहले, और डॉस होता था, फिर विंडोज आ गई। उसके बाद अभी क्या हुआ है, लीडर्स, पहले इनोवेशन था, उसके बाद ये है कंप्यूटर गेमिंग, ग्राफिक्स, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, OTT स्ट्रीमिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब आ गया। अब आगे भविष्य में क्या होगा, ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक एंड ऑटोनोमस व्हीकल, बिना ड्राइवर की गाड़ी होगी, साइबर सिक्योरिटी होगी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत चर्चा होती है, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और ऑटोमेशन, ये सब जो है भविष्य में इन टेक्नोलॉजी पे काम करने वाली कंपनियों में हो सकता है इस तरह की प्रीमियम वैल्यूएशन देखने को मिले। तो फैंग प्लस स्टॉक जो है वो काफी दिनों से उनका बहुत अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा है। और जब खास तौर से जो पीरियड था जिसमें इंडियन मार्केट में 2018 के बाद जो एक काफी नरमी देखने को मिली, उस समय में इन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और उसी को परफॉर्मेंस को कंपेयर जो निफ्टी की और उस समय की फैंग इंडेक्स और या आपकी देखिए S&P 500 उनको कंपेयर करके जो है इसमें निकाला गया, इसको पिच किया गया फंड हाउस द्वारा। तो ऐसा है, जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां, ये अलग से अलीबाबा हो गई, अमेजन हो गई, वो सब बहुत अलग अलग फील्ड में काम कर रही हैं और अपना जो है मार्केट जो बढ़ा रही हैं, और अब इसीलिए उनको प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है। अभी फेसबुक 5 से 10 साल में क्या करेगी, वीडियो सर्च ग्रुप कर रही है, मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आ गई, उसके बाद कनेक्टिविटी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इस दिशा में काम करने में लगे हुए हैं। एप्पल इज शिफ्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट टू सर्विस, एप्पल का भी इस तरह का कुछ कारोबार चल रहा है। ट्रांस जनरेशनल कंपनी अक्रॉस एग्जिस्टिंग एंड इमर्जिंग थीम, ये सब ये फंड हाउस की पिच करने का है तरीका। आपको उसमें कंफर्ट लेवल कितना, उस हिसाब से आपको देखना है। तो ये कंपनियां हैं एप्पल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, बायजू, अलीबाबा, टेस्ला, एनवीडिया, अमेजन, ट्विटर, अल्फाबेट। फैंग इंडेक्स की अभी यहाँ पे जब देखते हैं आप जो परफॉर्मेंस 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में और 3 महीने में, NYSE फैंग प्लस इंडेक्स जो है उसकी परफॉर्मेंस 5 साल में 46% रिटर्न है और 1 साल में 105% रिटर्न है। और नस्डैक 100 का रिटर्न जो है 55% है, निफ्टी 50 के 31% है। और दिस इज एज ऑन 26 फरवरी 2021। और उसी पीरियड में अगर आप देखेंगे, जैसे अगर 2 साल में आते हैं, 2 साल में भी ये निफ्टी की और हालत खराब हो जाएगी, 3 साल में जाएंगे तो निफ्टी की और हालत खराब हो जाएगी, और 5 साल में जाएंगे तो निफ्टी वही जो इतना 2 साल में 17% है उतना ही करीब ये 5 साल में भी नजर आ रहा है। तो लेकिन अगर 3 महीने का आप देखते हैं तो 17% और ये 12%, तो ये जो गैप है ये थोड़ा कम होता नजर आ रहा है। और 6 महीने में और भी इंटरेस्टिंग आपको नजारा देखने को मिलता है। तो आप इस फंड में निवेश करने के पहले ये 6 महीने वाला नजारा भी देख लीजिए कि जो 1 साल में 105% था और ये 131% था, और पिछले 6 महीने में फैंग प्लस इंडेक्स का रिटर्न 18% है और निफ्टी का रिटर्न 28% है। तो आपने अगर फैंग में डाल दिया तो आप फंस गए, आपको निफ्टी का रिटर्न मिलेगा नहीं, एक ही जगह मिलेगा।
रिस्क पार्ट जो जहाँ तक है, रिस्क में भी जो 6 महीने में इसमें रिस्क भी ज़्यादा है, फैंग में 6355, इधर रिस्क कम है, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न निकालेंगे तो भी कंपेरिजन जो है निफ्टी के फेवर में जाएगा। रिस्क रिटर्न रेशियो इधर दिया हुआ है। और बाकी जो है रोलिंग रिटर्न की बात अगर करते हैं तो एक साल में रोलिंग रिटर्न S&P 500, नस्डक और फैंग इनका दिया हुआ है तीनों का, इसमें निफ्टी का नहीं दिया है। और उसके अलावा जब देखते हैं कि इंडेक्स सेक्टर स्टॉक वेटेज, तो इंटरेक्टिव मीडिया का वेटेज 46% है, डायरेक्ट मार्केटिंग रिटेल 17%, एंटरटेनमेंट 9% है, सेमीकंडक्टर 9%, टेलीफोन 9%, ऑटोमोबाइल 9% है। तो इसमें कंपनी का बात अगर करेंगे तो बाइडू जो चाइना की कंपनी है उसका 14.4 है, ट्विटर का 12, अल्फाबेट का 11, नेटफ्लिक्स 9, एनवीडिया 9, एप्पल 9, टेस्ला 9, अमेजन 9 और फेसबुक, इस तरीके से इनका कंस्टिट्यूएंट है और उनका वेटेज है। अपना इंडेक्स निफ्टी 50 में कंपेरेटिवली क्या है, HDFC लाइफ का 12 मंथ फॉरवर्ड पी और इनका फॉरवर्ड पी आप देखिए, वहां भी है, एक टेस्ला 156 है, यहाँ पे 91 है। उल्टा लिखा हुआ है, क्यों लिखा है, क्या जानबूझ के लिखा है। ट्विटर का 82 है, यहाँ पे 67, 63, 60, 57, 50, 50 से आधे वाले बहुत हैं। यहाँ भी हैं 40 से ऊपर वाले हैं, एनवीडिया, अमेजन वगैरह। तो वो ऐसा कोई खास इसमें उस तरह से आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, स्टैंडर्ड डेविएशन बैंड ऑफ 12 मंथ फॉरवर्ड पी जो है वो किस तरीके से मूव करता, येलो कलर का फैंग है, और नस्डक 100 जो है, ये निफ्टी तो इसमें दिया नहीं, तो इसमें उसको तुलना नहीं कर सकते। और इसमें क्यों इन्वेस्ट करें, कि उसमें इन्वेस्ट करने के प्रोस कॉन्स की चर्चा करेंगे। तो प्रोज में आता है फोकस एंड इक्वल वेट एक्सपोजर इन इनोवेटिव हाई ग्रोथ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड मीडिया स्टॉक्स, portfolio of company which are geared to participate in future technology disruption and provide passive international exposure, predominantly US market at low cost, and provide avenue to benefit also from INR depreciation. It has deliver better return, risk adjusted, and then Nifty 50 and Nasdaq 100 in long run। लॉन्ग रन में यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया 5 साल। अब 5 साल लॉन्ग रन है या नहीं, ये आपको समझना है। इक्विटी में अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करते तो 5 साल जो है लॉन्ग रन नहीं है। एनएफओ डिटेल में जानकारी अगर चाहते हैं तो एनएफओ 19 अप्रैल को खुल के 30 को बंद हो जाएगी, अलॉटमेंट डेट होगी 6 मई, और बेंचमार्क का NYSE फैंग प्लस इंडेक्स, लिस्टिंग NSE BSE में होगी। फंड मैनेजर सिद्धार्थ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000, पोस्ट एनएफओ 1 यूनिट डायरेक्टली विद AMC, मल्टीपल ऑफ 2 लाख यूनिट। ऑथराइज पार्टिसिपेंट मेरे असेट कैपिटल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड, टैक्सेशन इसका डेट में होगा, ये जान लेना। FOF है, ETF है, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो डेट में होगा। आपको इक्विटी का जो कंसेशनल टैक्स बेनिफिट जो ट्रीटमेंट है वो नहीं मिलेगा। और दूसरा जो फंड है फैंग ETF FOF, उसमें जो है डिनोमिनेशन में 5 दिन लगेगा, जबकि ETF वाले में 4 दिन लगेगा, ऐसा इनका इसमें डिक्लेयर किया हुआ है। और डेट जो है NFO पीरियड 19 अप्रैल से 3 मई है इसका, और NF अलॉटमेंट 10 मई है। बेंचमार्क NYSE फैंग प्लस इंडेक्स इंडियन रुपीज में है, और प्लान एंड ऑप्शन है, ग्रोथ है, डायरेक्ट प्लान, ग्रोथ ऑप्शन। पोस्ट NFO 1000 रुपया होगा, निफ्टी टैक्सेशन डेट का होगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000, मल्टीपल 1 देर आफ्टर SIP अमाउंट 5000, एग्जिट लोड इफ रिडीम विद इन 3 मंथ, और फंड मैनेजर एकता गाला। ये इसका ब्रीफ जानकारी उसके बारे में दिया हुआ है, और डिस्क्लेमर जो एज यूजुअल रहता है वही है। और तो आप जब निवेश करते हैं सिंपल इक्विटी फंड में, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में निवेश करते हैं, मल्टी कैप, लार्ज कैप, और ये जो भी कैटेगरी दिया हुआ है, तो आपको उसमें अलग से कैटेगरी में फंड हाउस वाइज किसमें कितनी स्कीम्स हैं, क्या उसका बेंचमार्क है, वो सब जानकारी आसानी से मिल जाता है। लेकिन वही है, यदि आप खाली ये सोच के लगा रहे हैं कि हम फॉरेन में पैसा लगाएंगे अच्छा पैसा बनेगा, तो आपको ये एस्पेक्ट भी ध्यान में रखना है कि फॉरेनर जो है फिरंगी, FII, FPI, वो पैसा हिंदुस्तान में आके लगा रहे हैं, और वो आप अपना पैसा वहां जाके लगाना चाह रहे हैं, तो इस दोनों चीज के बारे में थोड़ा एक बार सोच लेने की जरूरत है। और फंड हाउस वाइज अगर देखते तो मेरा ही को 69,000 करोड़ इनका AUM है, तो बहुत छोटा नहीं है, बट
ठीक ठाक है और इनके कई सारे फंड जो है टॉप परफॉर्मर में भी आते हैं। तो उस हिसाब से फंड हाउस और फंड मैनेजमेंट में कोई डाउट नहीं है। ओनली थिंग जो फंड की कैटेगरी है उसके बारे में आपको बहुत कुछ सोच समझ के विचार करना। फिर यहाँ पे परफॉर्मेंस कंपैरिजन में हमने एफ ईटीएफ को लिया नहीं, क्योंकि उनकी अपनी कोई परफॉर्मेंस उसमें नहीं रहती और ये इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि स्ट्रिक्टली कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन किया हुआ है मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, उनका जो है 10 साल का जो रिटर्न है उनको कंपेयर किया किसके हैं। तो इनमें मेरे लार्ज कैप में एक आता है जो टॉप परफॉर्मर में आता है, और मिड कैप में और जो है इसका टॉप परफॉर्मर में हमने जो पकड़े हैं इसमें 7-8 पकड़े हैं, 8 में से मेरे जो है नहीं है। और सिमिलरली स्मॉल कैप में भी उसका पता नहीं लगता है, और जो ये मल्टी कैप है, मल्टी कैप में भी टॉप परफॉर्मर में पता नहीं लगता है। तो लार्ज कैप कैटेगरी में मेरे का असेट फंड यहाँ पे नजर आता है, आपको देखने को मिलता है। तो और दूसरी बात, जब इसकी फंड के बारे में स्पेसिफिक चर्चा करेंगे तो क्या है कहने का मतलब, ये फंड का जो पिच है, पिच ये है कि आपका, क्योंकि विनर कीप रोटेटिंग, अभी कौन है एक साल हिंदुस्तान में विन के स्टॉक मार्केट विन करते हैं, दूसरा अमेरिका करते हैं, इस साल चाइना के करते हैं। तो इसका मतलब विनर की प्रोडक्ट 2001 में यूएसए 21% था, 12 में 11 में 12 में इंडिया 32% था, 13 में यूएसए 50% था, और 14 में इंडिया 28% था, 15 में यूएसए 6%, 16 में यूएसए 14% और 17 में चाइना 45%। यूएसए यूएसए चाइना इस तरह का चलता रहता सही के, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तो आपको ओवरऑल रिटर्न जब आपने एंट्री किया, जब बाहर निकले, उसके बीच के पीरियड का मिलता है। दूसरा एक चीज जो पिच किया है इसमें कि करेंसी का डिप्रिसिएशन, हिस्टोरिकली आप देखते आ रहे हैं कि रुपए का डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिसिएशन होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। मगर देखो, इसको मान के अगर आप चलते हैं कि हाँ भाई ये पिछले 50 साल से हो रहा है, या जब से भी हमको जानकारी तब से रुपया जो है डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिसिएट हो रहा है, तो क्या ये अगले आने वाले समय में भी डिप्रिसिएट ही होता रहेगा या अप्रिसिएट भी हो सकता है? इस तरह के बारे में अगर आप थोड़ा विचार करके देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि हाँ ये तो डिप्रिसिएट ही होता रहेगा, तो वो डिप्रिसिएशन के आगे थोड़ा हैज आपको यहाँ निवेश करने से मिलेगा। तो करेंसी के इम्पैक्ट से कुछ ये फर्क पड़ता है उसमें। उसके अलावा जो है कोरिलेशन की बात आती है, इंडियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट में कोरिलेशन जो बताया 0.16, और ये है इंडियन इक्विटी मार्केट से वर्ल्ड मार्केट का एवरेज शायद लगाया हुआ है 0.25, यूरोप का 0.32, और चाइना, तो चाइना यूरोप आर मोर कोरिलेटेड टू इंडियन मार्केट एज कम्पेयर टू यूएसए। तो अगर आपको बाहर में निवेश करना तो यूएसए उस हिसाब से जो कोरिलेटेड नहीं है, आपको इधर फायदा नहीं होगा तो उधर होगा, उधर नहीं होगा तो इधर होगा। और दूसरा है कि वेल्थ क्रिएशन के बारे में की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है कि 50 लाख रुपया था जो एमबीए की डिग्री करने के लिए कहाँ पे, यूएस में, और वो अभी 2021-2010 में जो 50-51 लाख होता था, अभी वो 1,65 करोड़ होता है। तो ये जो है जो इसी तरह से अगर वो इंडेक्स में आपने रिटर्न इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बेसिकली मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो एमएससीआई यूएसए इंडेक्स में उससे ज़्यादा रिटर्न दिया जितना आपको रिक्वायर्ड है इस पीरियड में 10 साल 11 साल में, और एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स में भी ज़्यादा दिया, एमएससीआई चाइना ने भी ज़्यादा दिया। किसने कम दिया? एमएसआई एक्सिया, एक्स जापान, एमएसआई यूरोप, एमएससीआई इंडेक्स इंडिया एंड डॉलर करेंसी, इनका रिटर्न जो है कम है। जो इन्फ्लेशन बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन से कम है, तो बेसिकली आपका पैसा जो है बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। और ये इसी के लिए मेरा एसेट्स की NYSE फैंग प्लस ETF ऑफरिंग है, और उसी तरह की एक FOF ऑफरिंग है। तो इसमें क्या है, NYSE फैंग प्लस इंडेक्स equal weight index designed to represent segment of technology and consumer discretionary sector consisting of heavily traded, highly traded growth। और इसमें जो है आप यहाँ तुलना करते हैं, अगर तुलना करने जाइएगा तो फैंग प्लस का जो है ग्राफ से एकदम ऊपर जा रहा है। पीरियड लिया है 14 से लगा के 21 तक का, आप समझिए नवंबर 14 से करीब 7 साल का होगा या 6 साल का, 7 साल का उतना दिया हुआ है। फिर नस्डक है, उसके बाद S&P 500 है, फिर उसके बाद निफ्टी 50 टोटल इंडेक्स, ये जो है सबसे नीचे है। ये परफॉर्मेंस इस पीरियड में निफ्टी की परफॉर्मेंस खराब ही रही है, हमको मालूम है, और अगर ऐसे पीरियड से तुलना करेंगे तो वो आपको एक करेक्ट पिक्चर जो है नहीं देता है।
तो जो इसके बारे में जो प्रॉस जो फंड हाउस ने दिखाए, हमारा ड्यूटी ये बनता है कि हम आपको उसके कॉन्स बताएं, मतलब क्यों क्यों नहीं करना चाहिए। फंड हाउस बताता है आपको कि इस फंड में पर्टिकुलर में आपको निवेश क्यों करना चाहिए। हमारा कहना है कि अगर इसमें आपको है तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिनको हम बोलेंगे कॉन्ट्रेरियन चीज़ें हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ FI FPI आर इन्वेस्टिंग इन इंडियन मार्केट। तो आप क्यों अमेरिकन मार्केट में जाना, अगर अमेरिकन मार्केट इतना ही अच्छा है तो वो लोग वहाँ क्यों नहीं निवेश कर रहे हैं। वहाँ के पेंशन फंड यहाँ के निवेश करें। पेंशन फंड का ऑफकोर्स उनका डेट रहता है, डेट का अगर तो रेट बहुत कम है। इंडियन करेंसी हैज बीन डिप्रिशिएटिंग अगेंस्ट USD, पहले चर्चा किया हमने, क्या ऐसा ही हमेशा ही होता रहेगा या स्टेबल होगी, अप्रिशिएट भी हो सकती है। और दूसरा है गेन फ्रॉम इंडियन इक्विटी आर टैक्स एट कंसेशनल रेट। अगर वही आप ETF FOF फॉरेन में जमा निवेश करेंगे तो जो रिटर्न आएगा वो टैक्सेशन का आपका कंसेशनल बेनिफिट मिलेगा नहीं। और इंडियन इकोनॉमी मार्केट फेस्ड ह्यूज टर्बुलेंस ओवर पास्ट 5 ईयर। तो अगर पास्ट 5 ईयर में इंडिया के और अमेरिका के आप रिटर्न कंपेयर करते हैं तो वो एक रीजनेबल कंपेरिजन नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस वेरियस फैक्टर्स। तो ये सब जानकारी हमने शेयर किया आपसे, इस उम्मीद से कि आपको इसमें एक इन्फॉर्म डिसीजन आप ले पाएंगे कि ये जो फंड INFO लॉन्च किया है, मेरा एसेट NYSE FANG प्लस ETF और FOF, जिसमें भी आप चाहते हैं, तो उसमें आप निवेश कर रहे हैं। करने के पहले पूरा जानकारी लें और उसके बाद निवेश करें। और वीडियो में दिया हुआ जानकारी आपको समझ में आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके अलावा जो है ट्विटर हैंडल BUSANC2, वहाँ पे जाके आप हमारे सभी वीडियो और ये सब पूरा जानकारी, जो भी उससे संबंधित जानकारी देख सकते हैं। और उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं फंड हाउस के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, इक्विटी के बारे में यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर जो ट्विटर के में हमको ट्वीट कीजिए। तो आप हम जो है आपका कुछ भी अगर रिलेटेड क्यूरियोसिटी है, कोई परेशानी है, तो उसका सोल्यूशन निकालने का कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।